तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड आपको बता दूं कि यार ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्ज के बारे में एकदम बेसिक से पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैं आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको जो पिछले लेक्चर का जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ, ताकि आज का लेक्चर आपको एकदम समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं कल के लेक्चर के बारे में बता देता हूँ कि भाई आवेश है ना, चार्ज टू, मतलब बोल के बता देता हूँ, चार्ज के दो प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। एंड अब ये चीज भी ध्यान रखो कि भाई पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। एंड जब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में एकदम अट्रैक्शन होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसके लिए क्या है गाइस कि देखिए आप, तो अब देखिए कि चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब जब एक ही जात के आवेश आमने सामने आ जाते हैं तो रिपल्सन होता है, जब अलग अलग जात के आवेश आमने सामने आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ये इसके दो गुण तो हैं। इसके अलावा और भी अन्य गुण हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है भाई एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अब ये क्या है, इसको आप समझिए। जैसे कि भाई कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है ना, जैसे टोटल चार्ज जो भी नेट चार्ज होता है ना, वो इस उस सिस्टम के ऊपर जो डिफरेंस चार्ज होते हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। एक बार फिर बोल देता हूँ कि भाई किसी भी सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है ना, वो उस सिस्टम के डिफरेंस डिफरेंस जो भी चार्ज होते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, उन सभी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है ये जो टोटल चार्ज होता है। तो अब मैं आपको लिख के बता देता हूं कि मैं जो लिखता हूं उससे आप कॉपी में भी नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी डेफिनेशन थी वो लिख दी है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग किसी सिस्टम का टोटल चार्ज उसके ऊपर डिफरेंस चार्ज या अलग अलग जो भी चार्ज होते हैं ना, उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। मैं बता दूं यार, यहाँ पे मैंने ज्यादातर इंग्लिश यूज लिए ताकि एंड हिंदी है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे ही पढ़ सके। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं, क्योंकि एग्जांपल करने पर ही हमें टॉपिक की फील होती है। जैसे किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्यू होगा, एंड उसके ऊपर जो भी चार्ज होते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड जो भी हैं Qn। तो ये इसका मेन प्रॉपर्टी याद रखना है। अब जैसे ये कोई सिस्टम है, इसके ऊपर प्लस का क्यू है, माइनस का 4Q है, एंड प्लस का 6Q है, माइनस का 2Q है। अब आपको इसके ऊपर जो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखा है कि भाई हमें साइन के साथ में एलजेब्रिक का मतलब क्या होता है। एलजेब्रिक का मतलब जैसे कोई +4 -3 +2, ऐसे एलजेब्रिक का मतलब अब हमें जब ऐड करेंगे ना तो +4 एंड +2 एंड साइन के साथ में ही रखना है, -3 4 6 6 में से 3 तो 3। तो एलजेब्रिक का मतलब यही होता है कि भाई उसको साइन के साथ में ही रखना है। तो अब इसका नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा प्लस का क्यू माइनस का 4Q प्लस का 6Q माइनस का 2Q। अब माइनस माइनस कितने हैं, माइनस का 6Q तो टोटल नेट चार्ज आ गया Q। ये आपको समझ में आ गया ना गाइस, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये कंसेप्ट आपको कंसेप्ट समझना है, इस क्वेश्चन को देख आपको समझ लेना है। बाकी आप डेफिनेशन तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब हम गाइस सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ये आपको लिख लेना है, एंड समझ भी लेना। अब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी करवा रहा हूं आपको।
तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है ये आप देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको यार बोल दूं कि भाई आपको 4 कूलम या 5 कूलम चार्ज को बनाना है, या फिर आपको बोल दूं कि भाई 4 कूलम या 5 कूलम आवेश को उत्पन्न करना है या फिर नष्ट करना है। तो अब तो आपको या आप क्या कहोगे यार ये तो थोड़ा ऐसे में, क्योंकि बना या नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज आप प्रॉपर्टी याद रखो कि भाई चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि इसको हम बना सकते हैं। तो ये चीज समझ आ गई। अब मैं इसको लिख भी देता हूं, जैसे तो दोस्तों यहां पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि आप देखिए कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। मतलब कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज इतना नो कांस्टेंट रहता है, इसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि उसे उत्पन्न या नष्ट कर सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसके अंदर ये इतनी प्रॉपर्टी आपको याद में रखनी है, कॉपी में अंदर लिख लेनी है। अब हम अगली वाली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वहां से जेई में, नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब मैं इन्हें मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, इसे आपको याद कर लेना, लिख लेना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक से शुरू करता हूँ। जैसे गाइस आप देखिए कि यार आप जैसे दुकान पे जाते हो मोबाइल लेने जाते हो, या और भी कोई भी चीज लेने जाते हो। जैसे आप क्या है कि दुकानदार के पास गए तो आप उसको ऐसा ही बोलोगे कि भाई एक मोबाइल दे दो, या 2 मोबाइल दे दो, या 3 मोबाइल दे दो। और ज्यादा ही मोबाइल की जरूरत है आप उसे ऐसे बोलोगे भाई 7-8 मोबाइल दे दो। आप उसे जाके ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि भाई मेरे को 1.5 मोबाइल दे दो, 2.5 मोबाइल दे दो, 3.5 मोबाइल दे दो। अब जैसे ये मार्कर है, ये मैं मार्कर लेने दुकान पे जाऊंगा, तो उस दुकानदार को क्या बोलूंगा कि भाई 2 मार्कर दे दो या 4 मार्कर दे दो। उसे जाके ये थोड़ी बोलूंगा भाई मेरे को आधा मार्कर दे दो। तो ये वैसा का वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे चार्ज के अंदर लगता है। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई जैसे हम किसी एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के अंदर चार्ज का ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसमें हम किसी आधा चार्ज या 1.5 चार्ज या 2.5 चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके अंदर भी हमें जैसे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ऐसे ही एक मतलब कि पूर्ण संख्या या इंटीजर के अंदर ही हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा हम किसी आधे डेट का नहीं कर सकते। तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको कॉपी में उतार लेना है। तो मैंने यहाँ पे हालांकि डेफिनेशन लिख दिया, उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसका मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मास होता है ना, उसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना। अब जैसे आप देखो कि भाई जैसे मैंने किसी सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। एंड जैसे मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे मैंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा
वो हम इस n को e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रख लेना। यहाँ पे n है इलेक्ट जैसे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एंड ई है फंडामेंटल चार्ज, ई है फंडामेंटल चार्ज। इस ई की जो वैल्यू होगी ना वो ये होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना, ये मान रखना है। एंड ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा उसका मान आ जाएगा। अब मैं इनको मिटा देता हूं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है Q बराबर एन ई। ई है जो फंडामेंटल चार्ज, एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, एंड क्यू है चार्ज। तो ये मैंने सेम यहीं पे लिखा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश ये है, एंड एन पूर्ण गुणज होता है। एन, अब एक चीज को ध्यान में रख लें कि भाई एन है ना, एन को हम ऐसा नहीं लगा सकते कि 1/2, 2 से 1/2, ये नहीं होने वाला है। मतलब कि एन हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इस चीज का भी ध्यान रखना। एन हमेशा 1 2 3 4 एंड आगे जो भी आएगा उनके वही होगा एन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होगा ना वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ये चीज समझ में आ गई ना गाइस। अब हम चलते हैं आगे, इसको आपको लिख लेना है। ये आप गाइस इसे लिख लो आप, तब तक मैं भी पानी आने पी लेता हूँ। तो गाइस यार जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज थी उन तीनों को मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो ये प्रॉपर्टीज वाला तो टॉपिक फिनिश होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, चार्ज वर्सेस मास। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको हम देखते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए, चार्ज वर्सेस मास। मास का मतलब द्रव्यमान, हिंदी मीडियम वालों को कुछ भी तकलीफ हो तो द्रव्यमान। तो अब गाइस, अब मैं आपको पूछूं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर ही मैंने चार्ज की डेफिनेशन लिखवा दी थी। आप नहीं देखा तो उससे भी देखना है, बाकी तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि भाई किसी सिस्टम का में फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो उसमें पहले से निहित होती है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। एंड जो इस मास की डेफिनेशन थी वो थी कि भाई किसी बॉडी या सिस्टम, आप लिख सकते हो कुछ भी, किसी बॉडी में प्रेजेंट किसी बॉडी में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी मैटर की क्वांटिटी ही द्रव्यमान कहलाती है।
तो इन दोनों की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई कि भाई आप कोई जो मास की डेफिनेशन पूछ ले तो उसका हम क्या जवाब देंगे। मैटर की क्वांटिटी होती है ना, उसे ये मास बोलते हैं। एंड चार्ज किसी भी सिस्टम का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो उसमें पहले से ही निहित होता है। तो ये आपको समझ आ गई होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो अब एक चीज आप ये चीज और सुनो कि भाई जो चार्ज होता है ना, वो हमेशा मास से रिलेटिव ही होता है, मतलब कि मास से संबंधित होता है। बिना मतलब कि बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता है, बट बिना चार्ज के मास हो सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि भाई जैसे कोई बॉडी है, उसके अंदर मास, उसका जो मास है ना, अब जो मास, ये जरूरी नहीं है कि भाई उसके अंदर चार्ज भी हो, क्योंकि हो सकता है वो बॉडी न्यूट्रल भी हो। बट अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसका मास होना जरूरी है। बिना मास के चार्ज वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब इस चीज को मैं एक बार लिख देता हूं कि जैसे तो चार्ज ऑलवेज कनेक्टेड टू मास, अर्थात बिना मास के बिना मास के चार्ज अस्तित्व में नहीं होता है। एंड यहां पे मैं लिख देता हूं कि मास चार्ज से संबंधित नहीं होता है। मास चार्ज से संबंधित नहीं होता है। बिना चार्ज के भी मास हो सकता है। तो गाइस यार, ये चीज आपको समझ आ गई है ना। तो इसको लिख लीजिए। अब मैं अगले थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे आपको पहले समझा देता हूँ कि भाई जैसे हमारा जो द्रव्यमान है, अब जैसे हम क्या है कि भाई बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ते हैं, जैसे 400 किलोमीटर प्रति घंटा या 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो द्रव्यमान है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा द्रव्यमान काफी कम हो गया है। और बट अगर हम जैसे चार्ज को भगाएंगे ना, जैसे चार्ज, तो मतलब कि चार्ज है ना, जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे कितनी भी स्पीड हो, बट चार्ज तो वही रहना है। चार्ज कोई भी चेंज नहीं ला लेके आएगा अपने अंदर। बट मास है ना, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, जैसे चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। गाइस यार, हमारे तो यहाँ पे बहुत ही बारिश आएगी ऐसे लग रहा है। बहुत तेज हवा भी चल रही है। मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया था मैं। मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है। मैं फ्रेम के अंदर देख लेता हूं इसके अंदर। तो यहां तक आप ये देख, अब आपको क्लियर
दिख रहा होगा गाइस, अब दिख रहा है। तो अब ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए। और अब मैं आपको जो एक जो भाई मास में वेलोसिटी के अंदर जो फॉर्मूला होता है ना, जो आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था, उसको लिख देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब देखो हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था, वो है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक बार मार्क कर थोड़ा चेंज, फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन भाई साहब ने। तो इसके अंदर जो देखिए जो m है ना, वो इफेक्टिव मास है। इफेक्टिव मास मतलब कि जो वेलोसिटी बढ़ने के बाद में जो हमारा मास होगा वो होगा ये m। एंड ये m नॉट है जो इनिशियली मास है, मतलब कि बॉडी जो रेस्ट पे है उस टाइम जो मास होगा वो है m नॉट। एंड वेलोसिटी है कि भाई बॉडी किस वेलोसिटी से मोशन कर रही है। एंड c है, c का मान वही होगा हमारे 3 इंटू टेन का पावर माइनस का 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो निर्वात में जो एक के अंदर जो चाल होते हैं ना, जो सन की लाइट है, उसकी वेलोसिटी है c इक्वल टू 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास आ जाए इफेक्टिव मास। तो यहां तक आपको समझ में आ गया गाइस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। एंड क्वेश्चन है तो वो बेसिक है, इसके बिना फिर अगले जो भी चैप्टर है वो पूरे पूरे समझ में नहीं आएंगे। तो अब मैं अगले टॉपिक है उसके पास चलते हैं हम। तो अब जैसे गाइस, अब देखिए जैसे ये एक चार्ज है क्यू, जैसे ये चार्ज क्यू है। तो अब गाइस अब हम इसके ऊपर तीन कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे भाई क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई जब ये चार्ज है ये रेस्ट पर रहता है ना, तो क्या क्या चीज क्रिएट करता है। एंड सेकेंड देखेंगे कि भाई ये चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मोशन करता है ना, तो क्या क्या क्रिएट करता है। एंड थर्ड कंडीशन में देखेंगे कि भाई जब ये चार्ज वेरिएबल वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है तो क्या क्या उत्पन्न होता है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन में हम देखते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है ना, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो केवल तो जब ये चार्ज केवल रेस्ट पर होता है ना, तो ये केवल एक ही चीज क्रिएट करेगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह केवल एक चीज, केवल एक चीज ही उत्पन्न करता है, केवल एक चीज क्रिएट करता है, एक चीज क्रिएट करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज ही क्रिएट करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट मत कर देना आप। तो ये एक बार फिर से देख लेंगे, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो ये केवल एक ही चीज क्रिएट करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे यार, जब ये चार्ज है ना, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जब मोशन करता है तो क्या चीज उत्पन्न करता है।
जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो दो चीज उत्पन्न करता है, दो चीज क्रिएट करता है, पहला तो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया ना कि भाई जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन करता है ना तो ये दो चीजें क्रिएट करता है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब थर्ड कंडीशन देखेंगे हम। थर्ड कंडीशन को मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं इसकी जगह, ठीक है ना। तो जब चार्ज, थर्ड कंडीशन में हम ये देखेंगे कि भाई जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मोशन करता है वेरिएबल वेलोसिटी से तो क्या क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए जब चार्ज वेरिएबल वेरिएबल का मतलब परिवर्तन, मतलब अपनी वेलोसिटी वो परिवर्तन करता रहता है, वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है तो ये तीन चीजें क्रिएट करता है। अब वो कौन कौन सी होगी, देखिए पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, एंड सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो थर्ड है वो है रेडिएशन। तो इस रेडिएशन को समझना जरूरी है गाइस कि जब जैसे आप देखिए कि जब भाई चार्ज जो अपनी वेलोसिटी में चेंज करता रहेगा ना तो वह रेडिएशन, रेडियंस का मतलब भाई एनर्जी छोड़ता रहता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे मैं मार्क भी कर देता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। गाइस ये तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा। इस पे बेसिस तो जेई में नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ये हमको देखने में इतने इजी लग रहे हैं कि भाई जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है, इससे बेसिस आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गाइस अब हम चलते हैं आगे एक बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट की ओर, जो बहुत ही अच्छा है, समझने में भी बहुत मजा आएगा, एंड कॉपी में लिखना भी है, बिना लिखे तो अभी याद रहेगा सुबह तक भूल जाओगे, या फिर कोई सुबह याद करा होगा, कुछ भी जो भी आपका जो भी टाइम है ना तो तुरंत लिख लीजिए, एंड क्लास ये लेक्चर कंप्लीट होते हैं एक बार फिर से देख लेना। तो अब हम चलते हैं, देखिए जैसे कि भाई ये कोई भी मास है जिसका मास है m, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन फैक्ट बता देता हूं कि भाई हम जैसे किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। एंड सेकेंड, जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको मतलब हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दिया होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव उसके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब आप मेरे को बताना कि भाई हमने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसके अंदर से,
हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो जैसे एंड इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने दे दी है, इलेक्ट्रॉन दान या इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस बॉडी का जो मास होगा वो होगा m डबल डैश। तो अब आपको बताना है कि भाई हमने इस बॉडी से एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दिया, एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या इसके इस बॉडी के मास के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है या इसके मास में कुछ चेंज आया है, तो वो आपको बताना है। तो और उसके बाद में मैं करता हूँ। तो बताओ कि भाई किस बॉडी को धन, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एंड इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दिया है तो नेगेटिव चार्ज हो गई। तो क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने पर इसके मास में कुछ चेंज आता है? तो अब गाइस इसको, इस क्वेश्चन को सोचने के यार हमें हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है भाई प्रैक्टिकली, एंड सेकेंड तरीका है लॉजिकली। हम दोनों तरीकों पे बात करने वाले हैं। तो जैसे आप देखिए कि भाई आप गए किसी समुद्र के पास में, समुद्र में गए, समुद्र के पास में गए, उसमें से एक गिलास आपने पानी निकाल लिया, तो क्या उस समुद्र पे कुछ फर्क पड़ेगा? या उस समुद्र में एक गिलास पानी डाल दिया तो क्या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? एक गिलास से क्या फर्क पड़ना है, एक गिलास तो जैसे वहां पे समुद्र में एकदम किनारे पे आते हैं तो एक दो गिलास तो वहीं पे ऐसे ही मिट्टी में भी पानी की गिलास से चिपक जाती है। तो अब ये तो है प्रैक्टिकली, एंड सेकेंड हमें देखना है कि लॉजिकली। अब प्रैक्टिकली तो भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन, का मास होता है ना, वो होता है 9.1 इंटू माइनस 10 की पावर माइनस का 31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, प्रोटॉन की कंपैरिजन में तो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से तो क्या मास में कुछ फर्क नहीं पड़ना है प्रैक्टिकली तो, या दो लो, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम लॉजिकली देखेंगे कि गाइस यार जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। पर चार्ज वो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। तो गाइस यार लॉजिकली देखे ना, तो हमने इस बॉडी से भाई इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, भाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन बेचारे का द्रव्यमान बहुत ही कम है, बट हमने जैसे काफी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जैसे n इजिकल टू जैसे 20 इलेक्ट्रॉन निकालिए। हालांकि इस बेचारे इलेक्ट्रॉन का मास कम है, बट कुछ तो भी इफेक्ट होगा ना भाई मास पे, इस बॉडी के टोटल मास पे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब जैसे देखिए हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस बॉडी का मास, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो थोड़ा थोड़ा बहुत कम होगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो और ज्यादा इसका मास कम हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो और ज्यादा मास कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो भी द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का या 50 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ तो कम होगा ही ना। तो जैसे हमने मान लो कि भाई एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भाई इसके मास में तो कमी होगी ना। तो ये है जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और अब इस साइड में आ जाओ कि भाई जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है वो इसके अंदर ऐड तो होगा ही होगा ना। जैसे वही समुद्र में एक गिलास पानी, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस ऐड तो होगा ही ना भाई, ऐड तो होना ही होना है। जैसे मान लो भाई एक गिलास पानी है, वो भाई 5 मिनट के अंदर वेपर के रूप में उड़ता है, तो एक तो भाई एक गिलास पानी नहीं डालते और एक डाल दिया, काफी फर्क पड़ा है। अब जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मास एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दो से बढ़ गया। अब वैसे वैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे ना तो भाई मास तो इंक्रीज करेगा ही। तो अब जैसे देखिए हमने एन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एन इलेक्ट्रॉन से इसका मास बढ़ जाएगा। तो इसका फाइनल यही आपको करना है कि भाई एन
ई, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे भाई जितने इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे तो उसके अनुसार मास के अंदर इफेक्ट तो होना है। तो अब एक अच्छा सा कंसेप्ट समझा देता हूं कि तो अब इसमें देखिए कि भाई हमने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले, जब इस बॉडी ने जैसे इलेक्ट्रॉन दान दे दी, इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दान देंगे ना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसके मास में कमी होती है, ये चीज ध्यान रखना। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका जो मास है ना वो कम हो जाएगा पहले की तुलना में। एंड सेकेंड, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना तो उसका मास इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले और इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसके अंदर, तो ये भाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इसका जो मास होगा ना ये होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने के ऊपर देने पर इसका मास बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड पोजीशन पे है ना, ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में बना, ये देख मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन निकाले तो m डैश हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर मास कम हो गया तो ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो आई होप गाइस यार यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर यार आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे वीडियोस बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, मेहनत भी लगती है एंड बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, मैं यहीं से भी देख पा रहा हूँ मौसम बहुत अच्छा है, मेरा भी क्रिकेट वगैरह खेलने का मन करता है, बट मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ हमारे ही दोस्त हैं पढ़ते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो भाई फायदा आपको ही होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।